चलिए, तो आज हम लोग मनोविज्ञान देखेंगे। मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। हम लोग जो हॉस्टल वार्डन के लिए बाल मनोविज्ञान का सीरीज देख रहे हैं, इसमें ये हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने शिक्षा के बारे में बात किया था और आज हम लोग साइकोलॉजी को देखेंगे, मतलब कि मनोविज्ञान को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। मनोविज्ञान जो शब्द है, मतलब कि ये साइकोलॉजी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पर पहले तो इसको शाब्दिक अर्थ देखेंगे, फिर यहाँ पर जो भी विचारक है उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से विचारक ने मनोविज्ञान को क्या क्या कहा उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। फिर कुछ परिभाषा देखेंगे, मनोविज्ञान का अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया उसको देखेंगे। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में जो संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। व्यापम के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं शिक्षक भर्ती वगैरह में, सी-टेट वगैरह में या फिर सी-जी-टेट वगैरह में, वो सबके बारे में बात करेंगे। और फिर यहाँ पर मनोविज्ञान के संप्रदाय को देखेंगे, स्कूल ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लगभग 7-8 मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, उसको हमको पढ़ना होता है। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में बात करते हैं। मनोविज्ञान जो शब्द है उस शब्द का अर्थ क्या है इसको पहले समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक तो साइकी है और दूसरा है लोकस। ठीक है, साइकी और लोगस। तो साइकी और लोगस से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जो साइकी है इसका अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब कि आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है, आत्मा का अध्ययन। ठीक, तो ये आत्मा का ध्यान के रूप में इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं। मतलब शाब्दिक अगर हम अर्थ देखेंगे, शब्द का अर्थ अगर हम देखते हैं, तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? यहाँ पर आत्मा का अध्ययन है। मतलब इस प्रकार शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। किसके हिसाब से? शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से। मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा फिलोसॉफी ऑफ माइंड, मतलब कि मन के दर्शन के रूप में किया जाता था। मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन है जो कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा फिलोसॉफी ऑफ माइंड, मतलब कि मन के दर्शन के रूप में किया जाता था। ठीक है, ये हमको इस प्रकार से देखने में मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी विचारक हैं, ठीक है, जो भी विचारक है जिन्होंने जो मनोविज्ञान से रिलेटेड अपने जो भी मत को प्रस्तुत किया, अपने जो भी विचार है उसको प्रस्तुत किया, उनके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर विचारक हमको देखने को मिलते हैं। ये जो भी विचारक है अपने अपने तरीके से मनोविज्ञान को परिभाषित किया और उन्हीं की जो परिभाषा है या फिर मनोविज्ञान के लिए उनका जो भी मत था वो जो यहाँ पर दिया गया है, यहीं से हमारे लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, मनोविज्ञान का जो टॉपिक है ना, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछा आएगा, मानकर चलिए यहाँ से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो 2 क्वेश्चन में ये मानकर चलिए कि जो विचारक हैं, ये विचारक से 1 क्वेश्चन तो आपका डन है। ठीक, 1 क्वेश्चन ये जो विचारक अभी देखेंगे, जितने भी ये विचार मत जो दिया गया है इनके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा, यहाँ पर मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, ये परिभाषा से बनने की संभावना है। ठीक है, परिभाषा से इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। या फिर तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, यहाँ पर जो हम लोग मनोविज्ञान के जो संप्रदाय देखेंगे वहाँ से प्रश्न बन जाएगा। ये जो संप्रदाय है 6-7 मतलब 7-8 संप्रदाय हम लोग देखते हैं, संप्रदाय को किसने दिया था इस प्रकार से पूछा जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी होता है, इसके जो भी प्रमुख विधि या फिर प्रमुख प्रकरण होता है उन सबसे प्रश्न बनता है, तो उसको अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ पर पहले देखिए, जो भी विचारक हैं और उनके जो मत है, यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है, या फिर पहले जो विचारक इनको देख लीजिए, फिर लास्ट में प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। हम लोग शाब्दिक रूप भी देखते हैं, है ना, पहले शाब्दिक रूप ही चीज़ों को देखा जाता है। तो आत्मा का जो विज्ञान है, आत्मा का जो अध्ययन है, उसी को मनोविज्ञान कहा जाता है। तो देखो, आत्मा के विज्ञान के रूप में ये प्लेटो, अरस्तु, डेकार्त, 3 वैज्ञानिक हैं, मतलब कि 3 मनोवैज्ञानिक है या फिर विचारक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। तो आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त। ठीक है, तीनों का नाम याद रखेंगे। स्टडी ऑफ साउल, ठीक है, आत्मा का विज्ञान, स्टडी ऑफ साउल या फिर आत्मा का अध्ययन, इसी को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे। देखो कैसे याद रखेंगे इस तीनों नाम को। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मैं ट्रिक बताते हुए चलूँगा, उसको आपको याद रखना है। ये हल्का हल्का यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, हो सकता है ब्लर भी होगा, तो इसको मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे। देखो, प्लेटो
आत्मा देखकर, डेकार्ड मतलब देखकर, ठीक है, प्लेटो आत्मा देखकर अरेस्ट हुआ, ठीक है, प्लेटो आत्मा देखकर अरेस्ट हुआ। अब इसको आप लोग पुलिस वाला अरेस्ट याद समझ सकते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि जो एक कार्डियाटिक अरेस्ट आता है, मतलब कि हार्ट अटैक वगैरह जब होता है ना, तो उसको कहा जाता है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ये जो प्लेटो है ये आत्मा देख करके अरेस्ट हो गया, ठीक है, आत्मा देख करके अरेस्ट हो गया, ऐसे याद रखेंगे, है ना, सिंपल याद रहेगा। अगला देखिए, मन का विज्ञान। तो इनके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में पंपोलॉजी नाम का एक मनोवैज्ञानिक आया, ठीक है, पंपोलॉजी। तो पंपोलॉजी ने इसको मन का विज्ञान कहा, ठीक है, मनोविज्ञान को क्या कहा, मन का विज्ञान, स्टडी ऑफ माइंड है, ठीक है, मनोविज्ञान क्या चीज़ है, स्टडी ऑफ माइंड है, पंपोलॉजी ने कहा। ये बहुत सिंपल है, याद रखना चाहें तो देखो, यहाँ पर मन में कुछ कुछ भावनाएं पनप रही है ना, क्या बोलते हैं, मन में कुछ भावनाएं पनप रही है, ऐसा बोलते हैं, मन में कुछ भावनाएं जग रही है। तो उसी से याद रखेंगे यहाँ पर पंपो, है ना, पंपो से पनपना, तो ये पंपो हो गया। और यहाँ पर मन, तो मन में कुछ भावनाएं पनपती है, तो उसी से हम लोग इसको रिलेट करके याद रख लेंगे, मन में पनपना, ऐसे कुछ इसको बनाकर याद रख लेंगे, मन में पनपना। तो पंपोलॉजी ने क्या कहा, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, स्टडी ऑफ माइंड कहा। इसके बाद अगले जो मतलब अगले जो विचारक है उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 4 बार ही मतलब 4 चीजों को देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने आत्मा के विज्ञान देखा, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर इसको चेतना का विज्ञान कहा जा रहा है, फिर लास्ट में व्यवहार का विज्ञान कहा जाएगा, ठीक है। तो चेतना का विज्ञान किसने कहा, तो विलियम वुंट है, विलियम जेम्स हैं, वाइव है और जेम्स सली है, ठीक है। यहाँ पर देखो, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइव और जेम्स सली, ये 4 मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने स्टडी ऑफ कंसाइसनेस कहा, मतलब कि चेतना का विज्ञान, चेतना मतलब कि कंसाइसनेस, है ना, चेतना का विज्ञान। तो चेतना का विज्ञान किसने कहा, ये 4 नाम है। अब इनको नाम को कैसे याद रखेंगे, तो देखो सिंपल सा, बहुत आसान यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है। वाइफ्स, देखो वाइफ्स है, यहाँ पर वाइफ्स लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे, वाइफ, सिंपल वाइफ याद रखेंगे ऐसे, ऐसे वाइफ चेतना, ठीक है, वाइफ का नाम क्या है, चेतना। तो वाइफ चेतना, वुंट, सली, जेम्स, ऐसे याद रखेंगे इसको, वाइफ चेतना, वुंट, सली, जेम्स, है ना। मतलब देखो, अब यहाँ पर शाब्दिक अगर इसका हम अर्थ अगर निकालो ना, अगर सिर्फ याद कराने के लिए ना, इसका कोई ऐसा कोई अर्थ अर्थ आपको नहीं सोचना है, बस इसको याद कराने के लिए है। वाइफ यहाँ पर यह मैं लिखा हूँ, है ना, वाइफ लिखा हूँ, मतलब यहाँ पर वाइफ्स के लिए लिखा गया है ना, ये वाइफ ऐसे। चेतना, चेतना का विज्ञान कहा गया, सभी वैज्ञानिकों ने क्या कहा, मतलब मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, चेतना का विज्ञान कहा। वुंट से यहाँ पर विलियम वुंट है, देखो विलियम वुंट है ना। अब सली से यहाँ पर जेम्स सली है, देखो ये जेम्स सली, और यहाँ पर ये विलियम जेम्स है, तो ये जेम्स है, ये जेम्स है ना। तो इस प्रकार से ये 4 नाम आपको याद रखना है, विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है, वाइफ्स है और जेम्स सली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये विलियम लिखाता है ना, वुंट के लिए विलियम लिखाता है और ये सबके लिए विलियम है। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग में दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग ये चेतना के विज्ञान को देखते हैं। तो वाइफ चेतना, वुंट, सली, जेम्स, इसको याद रखेंगे। तो आप लोग चेतना के विज्ञान को, है ना, चेतना के विज्ञान को किसने किसने, मतलब कौन कौन से विचारक है जिन्होंने चेतना का विज्ञान कहा, ये आपको याद रहेगा। इसके बाद व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान मतलब कि स्टडी ऑफ बिहेवियर्स। अब व्यवहार का विज्ञान किसने किसने कहा, है ना, स्टडी ऑफ बिहेवियर किसने किसने कहा, तो एक तो वाटसन है, स्किनर है और वुडवर्थ है, ठीक है, वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ। तो ये तीनों वैज्ञानिकों ने क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा, स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो यहाँ पर जो वाटसन है, इसमें से सन को याद रखेंगे, ठीक है, वाटसन या फिर सिंपल पूरा वाटसन को ही याद रख लीजिए, ठीक है। तो वाटसन, अब यहाँ पर वुड है, तो आप लोग इसको वुड वो वाला याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला, है ना, मतलब कि यहाँ पर वैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, सन वुड बिहेव, अब यहाँ पर व्यवहार है ना, बिहेवियर का विज्ञान है ना, मतलब कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है, तो बिहेव ऐसे याद रखेंगे। तो सन वुड बिहेव लाइक
स्किनर, ऐसे है ना, सन वुड बिहेव लाइक स्किनर। तो यहाँ सन से क्या हो गया, वाटसन हो गया, और वुड से क्या हो गया, ये वुडवर्थ हो गया, है ना। सन से वाटसन, वुड से वुडवर्थ। बिहेवियर मतलब कि बिहेवियर का विज्ञान, हाँ, मतलब कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। और लाइक स्किनर, तो स्किनर से क्या रहेगा, यहाँ पर स्किनर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा था। किसको व्यवहार का विज्ञान कहा था, मनोविज्ञान को। कौन कौन है, वाटसन है, स्किनर है और वुडवर्थ है। ठीक, इस प्रकार से हिस्ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको बहुत आसानी से याद रख लेंगे। ठीक है, सन वुड बिहेव लाइक स्किनर, ऐसे टाइप से। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के जो विचारक हैं, उन्होंने अपना अपना जो मत दिया था। तो 4 मत के बारे में हम लोग बात करते हैं। 4 मत हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले तो आत्मा का विज्ञान कहा गया, इसके बाद इसको मन का विज्ञान कह दिया गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, और फिर इसको व्यवहार का विज्ञान कहा। ठीक है, 20वीं सदी में हम लोग देखते हैं व्यवहार के विज्ञान के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब अभी भी हम लोग क्या करते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ। इनके ट्रिक के माध्यम से इनको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब स्कूल ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, सॉरी ये क्या है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। यहां पर बात करेंगे इसको, ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो इसको देखने से पहले, इससे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब के बारे में बात करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हमको ये विलियम वुंड के बारे में याद रखना है, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत ज़्यादा योगदान था। देखो, जो विलियम वुंड है, विलियम वुंड, देखो क्या बोला जा रहा है, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय। आगे हम लोग जब उसमें बात करेंगे ना, जो संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बहुत सारे वहाँ पर दिया था, 7-8 तो वहाँ पर जो संरचनावाद है, संरचनावाद जो संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक थे विलियम वुंड, है ना। संरचनावाद जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे, विलियम वुंड थे। और ये क्या थे, एक जर्मनी वैज्ञानिक थे, मतलब जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे। वुंड ने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से जर्मनी के लेप्जिग, ठीक है, यहाँ पर जिसको लेप्जिग नहीं पढ़ना है, लेप्जिग पढ़ेंगे, लेप्जिग में विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, देखो, विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की जा रही है, विलियम वुंड के द्वारा। और कहाँ पर, लेप्जिग। ठीक है, लेप्जिग में, कहाँ है लेप्जिग, जर्मनी है। तो जर्मनी के लेप्जिग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है, किनके द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना। ठीक है, तो ये प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो स्थापित कर दिया गया, किनके द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा। 1879 में कहाँ स्थापित किया गया, लेप्जिग में। तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के स्थान दिलाया। ठीक है, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थान दिलाया, इसीलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ इस प्रकार से मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं ना, इसका जनक कौन है पूछा जाएगा, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है पूछा जाएगा, तो क्या बोलेंगे, विलियम वुंड है बोलेंगे। ठीक है, विलियम वुंड नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए, तो इस प्रकार से ये मनोविज्ञान हुआ, मतलब जो मनोविज्ञान के जो फादर हैं, फादर ऑफ मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के जो जनक है, उसके बारे में बात किया, विलियम वुंड के बारे में। इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला, मतलब प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था, इसको हम लोगों ने देखा। अब देखो यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, वुंड को माना जाता है। अभी हम लोग देखें, मनोविज्ञान का जो जनक है, मतलब फादर ऑफ साइकोलॉजी है, कौन है, वुंड है, विलियम वुंड है। जबकि आदि मनोविज्ञान, ठीक है, आदि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आदि मतलब कि पुराने जो मनोविज्ञान है उसके जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहते हैं। आदि मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को कहते हैं। देखो, थॉर्नडाइक वैसे याद रखेंगे, फिर पूरा नाम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल थॉर्नडाइक आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर मनोविज्ञान को 3 प्रकार से हम देख रहे हैं ना। एक तो है जो आधुनिक मनोविज्ञान है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कह रहे हैं, वुंड को बोला जा रहा है ना। वुंड क्या चाहिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। आदि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जा रहा है।
और इसी प्रकार से जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, थॉर्नडाइक, एल थॉर्नडाइक, मतलब कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। चलिए यहाँ पर देखेंगे शिक्षा तथा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान मतलब क्या होता है? आज मुख्य रूप से देखा है तो जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसको अभी शिक्षा के क्षेत्र में खास करके अभी उसको ज़्यादा यूज होता है। देखो अब यहाँ पर जो भी मनोविज्ञान की परिभाषा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा दिया है, उनके आधार पर हम लोग यहाँ पर देखें कैसे कैसे क्या क्या परिभाषा उनको द्वारा दिया गया है। तो वाटसन, ठीक है, वाटसन के द्वारा देखो मनोवैज्ञानिक जो वाटसन है, वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब इसको भी याद रखने का कुछ ना कुछ आपको ट्रिक यहाँ पर बताते हुए मैं चलूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये धनात्मक है, ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक किसमें होता है? जो भी चार्ज पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो सब में होता है, धनात्मक होता है या तो ऋणात्मक होता है, प्लस आयन माइनस आयन हम लोग देखते हैं ना। इसी प्रकार से जो बैटरी वगैरह होता है या फिर कोई भी और चीज़ ले लीजिए जहाँ पर हम लोग वाट का उपयोग करते हैं, है ना, वाट का उपयोग जहाँ पर करते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि 100 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, इस प्रकार से आप जो भी बोलते हैं, 0 वाट का बल्ब है, इस प्रकार से अलग अलग वाट के बल्ब होते हैं। तो उसमें हम लोग यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। इस प्रकार से धनात्मक ऋणात्मक याद रखेंगे, है ना, चार्ज पार्टिकल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये बल्ब के बारे में बात किया है, तो वाट को याद रख लेंगे किससे रिलेट करके? धनात्मक विज्ञान से, है। तो वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान, ठीक है, वाटसन ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, व्यवहार का, देखो किसका? व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित किया। तो यहाँ पर वाटसन याद रखेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने ये देखा हुआ है ना, ये जो अलग अलग जो प्रवर्तक आए थे उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? तो व्यवहार के विज्ञान, ये वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ ने कहा था। तो जो वाटसन है उन्होंने कैसे परिभाषित किया? इन्होंने ही सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान कहा। वाटसन ने क्या कहा? सबसे पहले मनोविज्ञान को ये व्यवहार का विज्ञान कहा था। तो इन्होंने कैसे परिभाषित किया? इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ऐसे कहा। इसका देखो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या चीज है? मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान। इसने भी क्या कहा है? मतलब कि व्यवहार का विज्ञान का है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से परिभाषित किया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, इस प्रकार से। इसका स्किनर, मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है ना, आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से, कहीं पर तो है नहीं, यहाँ नहीं, अगले स्लाइड में है। तो ये जो स्किनर है, स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला। ठीक है, शिक्षा की आधारशिला किसने बोल दिया? शिक्षा का आधारशिला के रूप में किसने परिभाषित किया? तो स्किनर ने परिभाषित किया। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये पॉइंट डायरेक्ट व्यापम के एग्जाम में पूछा गया था, मतलब कि शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था। तो स्किनर को ध्यान में रखेंगे, है ना, स्किनर का इन सबको भी याद रखेंगे। वुडवर्थ ने यहाँ पर व्यवहार का मानव व्यवहार का विज्ञान कह दिया। वाटसन ने यहाँ पर व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कह दिया। अब स्किनर एक और परिभाषा दी है। ठीक, स्किनर का मतलब कि परिभाषा को दूसरे रूप में भी देखा जाता है। तो स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, अब ऐसे याद रख लेंगे कि देखो, एक तो स्किनर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? शिक्षा का आधारशिला के रूप में परिभाषित कर दिए। मनोविज्ञान को क्या बोल दिए? शिक्षा का आधारशिला के रूप में परिभाषित कर दिए। और एक शिक्षक के पास जितना ज़्यादा अनुभव होगा, शिक्षा के पास जितना ज़्यादा अनुभव होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? मनोविज्ञान को समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अनुभव, इसको भी आप रिलेट कर लो। तो स्किनर के लिए यहाँ पर एक तो याद रखेंगे शिक्षा का आधारशिला के रूप में परिभाषित किया, और दूसरा यहाँ पर इन्होंने मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, इन्होंने ये कहा। ठीक, इस प्रकार से है। तो हालांकि हम लोग यहाँ पर देखो, जो मनोविज्ञान का जो व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, जो व्यवहार इस प्रकार से आ रहे हैं ना आपको, ये व्यवहार, तो ये व्यवहार का ही जो परिभाषा है, मतलब मनोविज्ञान के जो व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो परिभाषित किए हैं, हमसे यही एग्जाम में ज़्यादा बनता है। ठीक है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने किसने परिभाषित किया है, वो सब आप नाम याद रखेंगे। तो देखो, व्यवहार के विज्ञान के रूप में वाटसन है,
है ना। वॉटसन हम लोगों ने देखा, स्किनर देखा, वुडवर्थ देखा, इन्होंने ही खास करके मनोविज्ञान को ऐसे परिभाषित किया है, मतलब कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन तीनों को जो परिभाषा देने का जो तरीका है वो अलग अलग है ना। तीनों का परिभाषा देने का तरीका अलग अलग है। स्किनर ने यहाँ पर शिक्षा की आधारशिला बोल दिया, और दूसरे शब्दों में क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान कहा, ठीक है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। वुडवर्थ ने क्या कहा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ऐसे कहा। वॉटसन ने क्या कहा, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये बात कहा, ठीक है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान का जो व्यवहार का विज्ञान है उसका परिभाषा हमको देखने को मिलता है, और ये परिभाषा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। अब देखो शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध, ठीक है। शिक्षा तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, एजुकेशन पढ़ चुके हैं। तो ये जो एजुकेशन है और यहाँ पर जो साइकोलॉजी है, मतलब कि शिक्षा और मनोविज्ञान है, इसमें किस प्रकार से संबंध है इसको हमको समझना है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य एक घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य एक घनिष्ठ संबंध होता है। आधुनिक शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। आधुनिक शिक्षा का मतलब कि मॉडर्न एजुकेशन का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या चीज़ है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। मतलब कि मॉडर्न एजुकेशन का जो बेस है वो क्या चीज़ है, साइकोलॉजी है। आधुनिक शिक्षा का आधार ही क्या है, मनोविज्ञान है। बच्चे को उसकी रुचियों, रुझानों और संभावनाओं तथा व्यक्तित्व का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके शिक्षा दी जाती है। वर्तमान में आप देखेंगे तो इस बात पर जोर भी दिया जाता है कि रटंत विद्या पर जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए, बच्चों को रटवाना नहीं है। बच्चों के भावनाओं को समझना है, बच्चों की रुचियों को समझना है, बच्चों के रुझान को समझना है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, किस फील्ड में है। इन सभी चीज़ों को समझ करके बच्चे को एजुकेशन वहाँ पर देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यही सब चीज़ों को समझना यहाँ पर क्या चीज़ कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। तो मनोविज्ञान आधुनिक शिक्षा का आधार है, ठीक है। आधुनिक जो शिक्षा है, मॉडर्न जो एजुकेशन है ना, इसका आधार है क्या, मनोविज्ञान। बच्चों को उनकी रुचियों, रुझानों, संभावनाओं तथा व्यक्तित्व का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मतलब बच्चों की इन सभी चीज़ों को अध्ययन पहले किया जाता है, ध्यानपूर्वक पहले अध्ययन किया जाता है, उसके बाद उनको जो भी शिक्षा है उसको दी जाती है। मतलब एक टीचर के पास ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए, तब कहीं जा करके वो बच्चों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा, उनको बेहतर शिक्षा दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे आधुनिक शिक्षा का आधार क्या चीज़ है, मनोविज्ञान है। अब थॉर्नडाइक के बारे में देखो। थॉर्नडाइक ने 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक पुस्तक लिखी। इन्हें प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा, ये जो थॉर्नडाइक में आपको बताया था ना, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, थॉर्नडाइक को कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर इसको आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान बोलो या फिर शिक्षा मनोविज्ञान सिंपल बोल दो, ठीक है। आधुनिक नहीं भी लगाएंगे फिर भी चलेगा। मतलब कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक बोलो या फिर प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है, तो कौन है, थॉर्नडाइक है, ठीक। क्या है, थॉर्नडाइक है। या फिर आप थॉर्नडाइक को क्या कह सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, कौन है, थॉर्नडाइक है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि थॉर्नडाइक को क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में देखा जाता है, ठीक है। थॉर्नडाइक को क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इसको देखें स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला। अच्छा, इसको यहाँ पर ऊपर देख चुके हैं क्या, ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिखा चुका है, वही चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो स्किनर ने क्या कहा था, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारशिला है। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो इसको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, इसको देख लीजिए आप लोग। इसको देखिए, सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है, एक कौशल के शिक्षण के लिए। एक कौशल के शिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब सूक्ष्म शिक्षण का मतलब पहले समझिए, उसके बाद एक कौशल क्या होता है उसको समझिएगा। जैसे कि देखो, सूक्ष्म शिक्षण मतलब कि किसी फील्ड में एकदम बारीकी से अध्ययन करना, है ना, बारीकी से अध्ययन करना, वहां पर सूक्ष्म शिक्षण कहलाएगा। मानकर चलो हमको क्या करना है, सिलाई करना है, सिलाई कढ़ाई करना है। तो अब वहां पर सिलाई कढ़ाई का जो शिक्षा वहां पर दिया जाएगा, जो एजुकेशन दिया जाएगा,
वहाँ पर एक छोटा सा फील्ड है, ठीक है, कपड़े के बारे में जो भी सिलाई कढ़ाई वहाँ पर है, वहाँ पर एक बारीकी से चीज़ों को क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सूक्ष्म शिक्षण बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण जो है वो लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक होता है, एक कौशल के शिक्षण में, ठीक है। एक कौशल मतलब कि हमारा जो एक सिंगल स्किल, मतलब एक प्रकार का कोई एक स्किल, जैसे यहाँ पर मैं क्या बताया, सिलाई कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई एक प्रकार की स्किल है। तो उसके बारे में जो शिक्षण है, उसके बारे में जो अध्ययन है, वो एक कौशल शिक्षण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। और जो एक कौशल शिक्षण है उसमें ये सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक होता है, मतलब कि बारीकी से वहाँ पर क्या किया जाएगा, एजुकेशन वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक, ये चीज़ बोला जा रहा है। चलिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण किसमें लाभदायक होता है, एक कौशल के शिक्षण में लाभदायक होता है। ऐसे टाइप से इसको एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर इसको नोट किया गया है। अब देख लीजिए 2-4 क्वेश्चन को यहाँ पर, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, अब देखो क्या है, बताइए यहाँ पर इसका आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान के जो अध्ययन है, अध्यापक को मतलब कि एक टीचर को जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, देखो पहला ऑप्शन क्या है, इससे शिक्षा को आत्मसंतुष्टि मिल सके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। दूसरा देखिए, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ऐसा भी कोई विशेष ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, ये भी नहीं है। एक शिक्षक कभी नहीं चाहता कि वो अपनी परीक्षा में अध्ययन आ सके, मतलब कि प्रथम आ सके। उसका हमेशा फोकस क्या रहता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र हैं, वो हमेशा आगे रहें, ठीक है। उनके लिए हमेशा काम किया जाता है, उनके लिए हमेशा भलाई वहाँ पर सोचा जाता है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है, ये सही है। अगर कोई टीचर ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका अध्ययन कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, उसका सिर्फ उद्देश्य क्या रहेगा, उसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को, मतलब कि अपने टीचिंग स्किल को और अधिक प्रभावशाली बना सके, अपने टीचिंग स्किल को और अधिक क्या बना सके, वहाँ पर प्रभावशाली बना सके, ठीक है, और बेहतर बना सके। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अध्ययन करता हूँ, तो इसका मेरा उद्देश्य क्या रहेगा कि मैं आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसमें और कैसे इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और कैसे उसमें इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ पर मैं अपनी जो भी परीक्षा दूंगी उसमें प्रथम आ जाऊंगा, आपको पढ़ाकर मैं प्रथम आ जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे आत्मसंतुष्टि मिले, मुझे संतुष्टि मिलती इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं। दूसरों को प्रभावित करने के लिए ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं रहता, ठीक है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, मतलब कि मैं अगर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं अपनी शिक्षण जो स्किल है, मतलब कि टीचिंग स्किल है, उसको मैं बेहतर बना सकूं, ठीक है, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा अगर मैं मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता हूं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के संस्थापक थे, ठीक है। देखो कौन है प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है उसके संस्थापक, हम लोग बात कर चुके हैं, विलियम वुंट, है ना। विलियम वुंट ने जर्मनी के लेप्जिग, है ना, जर्मनी के लेप्जिग शहर में क्या किया था, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था। किसने, विलियम वुंट ने, नाम याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था, बहुत आसान क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र का अंग था, शुरू में हम लोगों ने देखा है ना, फिलोसॉफी का पार्ट था ये। इसका देखिए अगला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। अच्छा, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वुंट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये जो वुंट है ना, मतलब प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो ये देखो वुंट वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर 2023 में भी पूछा गया था, ये व्यापम को जो मतलब मैथ्स लेक्चरर का एग्जाम होता है वहाँ पर पूछा गया है। तो ये प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, अब देखो यहाँ पर ये 2019 में पूछा गया था। इसका देखिए, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है, ठीक। अभी जस्ट मैं आप लोगों को समझाया हूं कि अगर एक शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं को, रुचियों को जान रहा है, मतलब ये क्या चीज़ है, एक प्रकार का साइकोलॉजी है ना, यही चीज़ होता है। तो शिक्षा का मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा का मनोविज्ञान, ये क्या चीज़ है, शिक्षा का मनोविज्ञान है। अगर एक शिक्षक अपने छात्रों की आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों को
जान रहा है, उनको समझ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या चीज़ होगा, शिक्षा का मनोविज्ञान होगा। शिक्षण शास्त्र, अब हालांकि ये तो पेडागोजी जो पढ़ा जाता है उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये शिक्षक भर्ती में ज़्यादा आने की संभावना होती है। हमारे हॉस्टल वाले के एग्जाम में हो सकता है यहाँ से ये वाला क्वेश्चन ना आए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। शिक्षण शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षण शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, शिक्षण विधियाँ कहलाता है। ठीक है, शिक्षण विधि कहलाता है। जो पेडागोजी है ना उसका अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षण की विधि, मतलब किस प्रकार से शिक्षण दिया जाता है ना, उसका अध्ययन वहाँ पर बोला गया था। चलो फिलहाल वैसा क्वेश्चन हमारे इसमें हॉस्टल वार्डन में नहीं आएगा, शिक्षक भर्ती का है वो। अब शिक्षक भर्ती क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस करना होगा, कभी शिक्षक भर्ती कभी वैकेंसी जब आएगा तो वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी चीज़ें हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में खाली स्थान अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है बताओ। शिक्षा की उपयोगिता का अध्ययन करते हैं, या फिर सीखने तथा शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान के नियमों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, या फिर समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान के तरीकों का अध्ययन किया जाता है, इसको बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने, स्किनर है ना, आधारभूत विज्ञान के बारे में स्किनर ने ये कहा था। ठीक, इस प्रकार से 2-3 परिभाषा स्किनर ने परिभाषित किया था कि इन्होंने क्या कहा, एक तो शिक्षा का आधारशिला है ये बोला, ठीक है, देखो ये शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है ये इन्होंने कहा था, और मनोवैज्ञानिक व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है ये मतलब कि ये भी इन्हीं के द्वारा कहा गया था, ठीक है, स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से है, ध्यान में रखेंगे इसको, तो ये इस प्रकार से, ठीक है, VF स्किनर। अगला क्वेश्चन देखिए, NCT, ठीक है, NCT है क्या है, शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय क्या बोल रहे हैं, शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। अच्छा, यहाँ पर हिंदी में दे दिया गया, थोड़ा सा यहाँ पर समझने में दिक्कत होगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, अंग्रेजी शिक्षण का राष्ट्रीय सम्मेलन और शिक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन। अच्छा चलो, इसको फिलहाल तो ये इंग्लिश में हिंदी में दे देगा ना, जिसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा मेरे को भी। यहाँ पर देखिए, इसको समझिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, जहाँ तक आंसर यही है ना, इसका आंसर यही होगा, राष्ट्रीय, मतलब कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCT इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सेटअप अंडर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993 के द्वारा इसको सेटअप किया गया है, इसको NCTE को। ठीक है, और कब सेटअप किया गया था, 1995 में। ठीक है, 1995 में इसको सेटअप किया गया है। ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत इसको स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया, तो 1995 में स्थापित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ये इसका आंसर है। चलो, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके बाद मनोविज्ञान के संप्रदाय को देखेंगे। ठीक है, स्कूल ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर स्कूल ऑफ एजुकेशन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर कहाँ है देखो, इस प्रकार से प्रकारवाद संप्रदाय के बारे में पूछा गया। ठीक है, प्रकारवाद संप्रदाय के समर्थनकर्ता नहीं है बोले जा रहा है। ठीक है, प्रकारवाद संप्रदाय भी देखेंगे क्या होता है, कौन कौन इसका समर्थनकर्ता नहीं है क्या है उसको देखेंगे। चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा है, चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें कौन सा संप्रदाय है। 4 संप्रदाय के यहाँ पर नाम दिया गया है, चारों में से कौन सा संप्रदाय है जो कि चेतना के कार्य के रूप में इसको देखा। ठीक है, मनोविज्ञान को देखा। तो मनोविज्ञान के हमको लगभग 6 से 7 संप्रदाय यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये 7 संप्रदाय हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा और 1-2 संप्रदाय आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखें, इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो ये जो भी संप्रदाय है, इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक शामिल थे, इसको हम लोग यहाँ पर नीचे में देखेंगे, कब कब इसको दिया गया था उसको भी देखेंगे। लेकिन कौन कौन सा यहाँ पर संप्रदाय है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, पहले क्या चीज़ है, संरचनावाद है, स्ट्रक्चरलिज्म है।
ठीक है, पहले क्या चीज़ है, संरचनावाद है। फिर यहाँ पे प्रकार्यवाद, ठीक है, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, संज्ञानवाद, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद। ठीक है, कौन कौन सा है, ठीक है, पहला क्या चीज़ है, स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा है फंक्शनलिज्म, तीसरा है कॉग्निटिविज्म, चौथा है साइको एनालिटिसिज्म, ठीक है, साइको एनालिटिसिज्म, और इसके बाद क्या चीज़ है, जेस्टाल्टिज्म, ठीक है, जेस्टाल्टिज्म, और फिर इसके बाद है बिहेवियरिज्म है और ह्यूमनिज्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 संप्रदाय हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये कौन कौन से संप्रदाय को कब कब दिया गया था, कौन कौन से यहाँ पर ये इसके प्रवर्तक कौन कौन थे, इसको हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर 1879 में सबसे पहले तो ये दिया गया है ना, ये प्रकार्यवाद, सॉरी संरचनावाद 1879, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, मतलब ये सबसे शुरू है, पहला है, डेट याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो प्रकार्यवाद है ये 1900 में, ठीक है, ये 1900 में दिया गया है, यहाँ पर नीचे में सबका डेट लिखा हुआ है, लिखने को तो है ना, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या देखते हैं, एक तो व्यवहारवाद है, ठीक है, व्यवहारवाद को 1912 में दिया गया है, ठीक है, व्यवहारवाद 1912 में, ये 1912, और ये भी 1912। मानवतावाद देखते हैं 1954 में दिया गया है, ये है ना, 1954 में। और बाकी यहाँ पर संज्ञानवाद है और मनोविश्लेषणवाद है, तो ये सन 1900 में दिया गया है ना, 1900, एक मिनट, संज्ञानवाद का तो ऐसा कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी 1900 के आसपास का ही समय था जिस समय इसको दिया गया था। बाकी यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसका ऐसा 1900। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ। यहाँ पर व्यवहारवाद 1912 के आसपास, ठीक है, 12-13 से याद रखें, लगभग डेट है ना, एकदम से एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि 1-2 सोर्स मैंने चेक किया तो इसका डेट को अलग दिया गया है, ठीक है, 1913 बता दिया जा रहा था। तो यहाँ पर 1912 फिलहाल आप याद रखेंगे। तो 1912 में क्या, एक तो क्या है, व्यवहारवाद है और दूसरा समग्रवाद है। और सन 1900 में मनोविश्लेषणवाद है और प्रकार्यवाद है। 1879 में संरचनावाद है। बस इसको संरचनावाद याद रखो, डेट ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, इनको याद रखने का एक सीक्वेंस आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर देखो, एस एफ बिहेव जैसे साइको सी एच, ठीक है, एस एफ बिहेव जैसे साइको सी एफ। एस मतलब कि संरचनावाद, ऐसे स्ट्रक्चरलिज्म। एस एफ मतलब कि यहाँ पर फंक्शनलिज्म है। एस एफ बिहेव मतलब कि यहाँ पर बिहेवियरिज्म है, ठीक है। तो एस एफ बिहेव जैसा साइको सी एच, जैसे मतलब कि यहाँ पर जेस्टलिज्म है ना, जेस्टाल्टिज्म है। तो ये जैसे से जी यहाँ पर इसे याद रखेंगे। अब साइको सी एच मतलब कि यहाँ पर साइको है, साइको एनालिटिसिज्म है, तो यहाँ पर साइको सी एच। अब सी एच मतलब कि यहाँ पर एक होगा, ये कॉग्निटिव है मतलब कि सी है, और यहाँ पर ये ह्यूमन है मतलब ह्यूमनिज्म है, तो इसमें से एच है, तो ये सी और ये एच। तो ऐसे यहाँ पर एस एफ बिहेव जैसा साइको सी एच से आप इसको याद रख सकते हो, है ना। और कहीं ना कहीं इसका जो समय है उस समय के आधार पर ही इसको लिखा गया है ना। एस एफ बिहेव मतलब कि एस एफ बिहेव मतलब कि यहाँ पर बिहेव देखो, बिहेव जैसे साइको सी एच, ऐसे। तो इनका जो क्रम है ना, इसी क्रम में इसको याद रखेंगे आप लोग। एस एफ बिहेव जैसे साइको सी एच, ऐसे देखो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो पहले संरचनावाद है। संरचनावाद देखो, अब इसमें ना इसमें क्या था कैसे था, इन सब चीज़ों को एकदम जबरदस्ती इसको रटने का या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस याद रखेंगे कि कब कब इसको दिया गया था। एक तो ये डेट याद रख लेंगे, और दूसरा याद रख लेंगे ये जो प्रमुख प्रवर्तक हैं इसको याद रख लेंगे, ठीक है। ये ऐसा है। अब इसमें और चाहे तो एक्स्ट्रा कुछ याद रखना चाहेंगे तो संरचनावाद का प्रमुख जो प्रकरण है, मतलब इसमें क्या था, इसमें मैटर क्या था, ये सब के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ये संवेदना, ठीक है, चेतना या फिर संवेदना, इसका प्रमुख प्रकरण पूछा जाता है, ठीक। तो प्रमुख इसमें प्रकरण क्या था, तो इसमें संवेदना था या फिर चेतना था। चेतना और संवेदना के बारे में इसके मतलब संरचनावाद में बात किया गया था, ठीक है। तो जो संरचनावाद संप्रदाय थे, संरचनावाद संप्रदाय में हमको ये दो मनोवैज्ञानिक जो प्रवर्तक कहा जा रहा है, इसका नाम देखने को मिलता है। एक तो विलियम वुंट, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंट और
टीचनर, ठीक है, इसके सहयोगी थे। तो विलियम वुंड और टीचनर, विलियम वुंड और टीचनर, ये दो नाम इसमें याद रखेंगे। किसका, कौन सा संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय, 1879 में इसको हम दिया गया था। इसमें जो प्रकरण थे, इसमें चेतना या फिर संवेदना, ठीक है, इसमें चेतना या संवेदना पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसके प्रकार्यवाद जब देखते हैं, प्रकार्यवाद में चेतना मतलब चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना, ध्यान में रखें, कार्यात्मक उपयोगिता, ठीक है, कार्यात्मक उपयोगिता, चेतना की जो कार्यात्मक उपयोगिता है उस पर बल दिया गया था, है ना। इसको हम जब क्वेश्चन में समझेंगे ना तब हमको समझ में आएगा। देखो, चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा है, ठीक, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा प्रकार्यवाद। तो चेतना के कार्यों पर ये बात किया जा रहा है, ठीक है, जो हमारा कंसाइसनेस है, उसका जो मेन फंक्शन है, उसका जो कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक उपयोगिता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो प्रकार्यवाद में ही क्या कहा गया है, जो चेतना की जो कार्यात्मक इकाई है उसके बारे में बात किया गया था, ठीक है। इसका मुख्य विधि यहाँ पर अंतर्दर्शन या फिर निरीक्षण कह सकते हो, इसमें अंतर्दर्शन था। तो इस प्रकार से अलग अलग इसमें विधि दिया गया है। फिलहाल ये सबको उतना रटने की जरूरत नहीं है, नाम देख लेंगे। प्रकार्यवाद में यहाँ पर एक तो विलियम जेम्स याद रखेंगे, और दूसरा यहाँ पर ये भी एग्जाम में पूछा गया ना, विलियम जेम्स याद रखेंगे, एंजिल याद रखेंगे, डीवी याद रखेंगे, तीनों के नाम याद रखेंगे। देखो, एंजिल है, डीवी है, इस प्रकार से विलियम जेम्स है, एंजिल है, डीवी है। यहाँ जो क्वेश्चन हम लोग देखें इसमें यहाँ पर देखो, प्रकार्यवाद संप्रदाय के समर्थनकर्ता नहीं है, तो कौन नहीं है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वर्दीमार है, ठीक है। यहाँ पर थॉर्नडाइक भी था, जॉन डेवी भी था, एंजिल भी था, ठीक है। थॉर्नडाइक हो सकता है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा होगा, चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से जो प्रकार्यवाद है, इसका जो समर्थक है ये सभी हैं। 1900 में दिया गया था। फिर आया व्यवहारवाद, इसमें व्यवहार पर मुख्य रूप से बल दिया गया था, है ना। ऊपर हम लोग देखें तो ऊपर में एक तो कंसाइसनेस मतलब कि जो चेतना है उस पर ज़्यादा बल दिया गया था। यहाँ पर चेतना के कार्यों पर बल दिया गया, कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया। व्यवहारवाद में व्यवहार पर अधिक बल दिया गया है ना। प्रयोग या निरीक्षण इसका मुख्य विधि था, 1912 में दिया गया था। फिर देखते हैं समग्रवाद, है ना। ये समग्रवाद को यहाँ पर गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में ये हो सकता है आएगा भी। और प्रत्यक्षीकरण पर इसको बल दिया गया था, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण पर इसमें बल दिया गया था। और ये 4-5 नाम हैं, इस नाम को देख लीजिए आप लोग, कौन कौन सा नाम है ना, उतना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। मनोविश्लेषणवाद में अचेतन मन पर बल दिया गया था, है ना। सबकॉन्शियस जो माइंड होता है हमारा, उसमें बल दिया गया था। मनोविश्लेषण विधि इसमें उपयोग किया गया था। और ये फ्रायड, एडलर, जुंग, ये सब नाम है, इसको देख लेंगे कौन किसने किसने दिया था उसको। मानवतावाद ये इसका मुख्य जो सिद्धांत था ये डिमांड पर आधारित था, ठीक है, मांग पर, है ना। इसका जो मुख्य प्रकरण था किसमें था, मांग पर आधारित था। अब ये कैसे मांग पर आधारित था, जैसे कि हमको कुछ ज़रूरत की आवश्यकता होती है, हमको कुछ नीड होती है, हमको कुछ ज़रूरत होती है, तो उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कार्य हम उसको करते हैं। मानकर चलिए अभी जैसे कि हमारा उद्देश्य क्या है, जॉब पाना है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पाना है। तो हमको जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तो हमारी ये जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। जैसे कि हम अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राथमिक ज़रूरत हमारे लिए क्या हो चुका है, हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब है। जैसे ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है 1 साल 2 साल बाद क्या सोचेंगे, अब वहाँ पर ज़रूरत क्या हो जाता है, अब शादी करना है, तो एक अच्छी वाइफ चाहिए। तो ये हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर नीड, वहाँ पर जो ज़रूरत है वो हो जाएगा, शादी हो जाएगा, ठीक है। शादी वहाँ पर ज़रूरत है, मांग है, वहाँ पर ऐसा रहेगा। और उसके बाद कुछ समय बाद और कुछ डिमांड रहेगा। जैसे मान चलिए खाने के लिए हमारे पास रोटी है, ठीक है, दाल चावल रोटी है। इसके बाद अगर ये सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, फिर हमको क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, फिर बड़ा कार खरीदना है, बाइक खरीदना है। तो डिमांड जैसे जैसे होता है उसी चीज़ को यहाँ पर देखो मानवतावाद के रूप में परिभाषित किया गया है ना। तो मानवतावाद डिमांड, ठीक है, डिमांड या फिर डिमांड नहीं, यहाँ पर नीड बोलेंगे ना, मांग या फिर नीड, तो इस पर आधारित था, ठीक है, डिमांड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर 2 नाम है, अब्राहम मैक्सवेल और हेनरी मुर्रे, ये दोनों लोगों ने इस प्रकार से मानवतावाद को दिया था 1954 में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने इसको समझा, ठीक है। यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन को भी आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा। और वही सब चीज़ जो अभी हम लोग बात किए हैं वही सब चीज़ को यहाँ पर दिया गया है, इसको एक एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं सबको डिटेल में लिख दिया हूँ कि जो संरचनावाद है, स्ट्रक्चरलिज्म है, इसको जो प्रवर्तक है कौन है, विलियम वुंड है, ठीक है। इसको 1879 में दिया गया था। और बाद में इसमें जो ईवी टीचनर है, टीचनर, ठीक है, टीचनर बस याद रखेंगे, टीचनर ने 1898 में इसकी औपचारिक
स्थापना की थी, ऐसा इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से संवेदना या फिर चेतना पर बल दिया जाता है। इसका जो मुख्य प्रकरण होता है क्या होता है, से चेतना या फिर संवेदना। जबकि हम लोगों ने प्रकार्यवाद में क्या देखा, इसमें चेतना के कार्यों पर आधारित जो संप्रदाय है इसको यहाँ पर प्रकार्यवाद कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य संवेदना या फिर चेतना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, चेतना के कार्यों पर आधारित। ठीक है, चेतना के कार्य इस पर बोला जा रहा है। ठीक है, चेतना के कार्यों पर आधारित होता है, ये बोला जा रहा है। प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया जाता है इसमें भी। व्यवहारवाद, ये हम लोगों ने देखा, वॉटसन ने दिया था। ठीक है, वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, ये सब चीज़ यहाँ पर बोला गया है। देख लेंगे एक एक नज़र इसको, बाकी उतना ही सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, संज्ञानवाद देख लीजिएगा सर जी। अच्छा, यहाँ पर संज्ञानवाद वहाँ पर नहीं दिया गया था ना, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें संज्ञानवाद ये नहीं लिखा हुआ है, इधर संज्ञानवाद मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो संज्ञानवाद, इसको भी ध्यान में रखना, संज्ञानवाद को। संज्ञानवाद, तो संज्ञानवाद इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, कॉग्निटिविज्म, जीन पियाजे। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे का नाम याद रखेंगे। इसमें हम लोग एक शब्द पढ़ेंगे, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा के बारे में हम लोग बात करेंगे। जीव विज्ञान में मानसिक प्रक्रिया के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे जीन पियाजे ने संज्ञान, है ना, कॉग्निशन कहा गया है, संज्ञान कहा है। किसने कहा है, जीन पियाजे ने स्कीमा को। आगे हम लोग स्कीमा के बारे में भी बात करेंगे, है ना, देखेंगे उसको। चलिए, तो इस प्रकार से ये कौन कौन से जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल ये जो चार्ट है इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। नोट्स तो डाल दिया जा रहा है एप्लीकेशन में, सारा का सारा नोट्स डाला जा रहा है, तो वहाँ पर इसको नोट्स को देख देख कर आप लोग रिविजन कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास से बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।